दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदीहा टॉक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है टैबूज अराउंड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का लफ्ज़ ग्रीक लफ्ज़ मेना से निकला है, जिसका मतलब है मंथ। इसी तरह लैटिन में मेंस्ट्रुएशन या मेंसीस को मंथ बोला जाता है। दोस्तों, अगर हम इंसान की सोसाइटीज़ का अंदाज़ा लगाएं और जायज़ा लें तो हम ये देखेंगे कि आज के मॉडर्न और साइंसी दौर में भी मेंस्ट्रुएशन और माहवारी को औरत की इज़्ज़त से जोड़ा जाता है, और आज के दौर में भी मेंस्ट्रुएशन को, माहवारी या पीरियड्स को औरत के लिए बायसे शर्म और शर्मिंदगी समझा जाता है। आज के मुआशरों में भी औरत को पीरियड्स के दौरान नजस, नापाक, अनक्लीन या इम्प्योर समझा जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसके लिए हम पूरे माशरों का जायज़ा लेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आज का इंसान लाखों करोड़ों साल की एवोल्यूशन का नतीजा है। ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, तमाम जानदार, पौधे, इंसान की सोसाइटीज़, उसके कल्चर्स और उसके रस्म व रिवाज आज भी इर्तिका पजीर हैं। और इर्तिका के इस अमल के गुजरने के बावजूद कुछ रस्म व रिवाज और कुछ टैबूज ऐसे हैं जो आज भी पाए जाते हैं, और उसकी क्या वजह है? दोस्तों, आज से तकरीबन 5000 साल पहले इंसान ने पहली दफ़ा लिखना शुरू किया। उसका सबूत हमें उस ज़माने की एक सोसाइटी, सुमेरियन सोसाइटी में पाए जाने वाले एक पत्थर से नज़र आई, जिसमें क्यूनिफॉर्म टेक्स्ट में कोड्स ऑफ हम्मुराबी दर्ज थे। उससे पहले कोई भी रिटन एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं है। इससे पहले के वक्त को, जब इंसान ने लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया था, उस ज़माने को प्री हिस्टोरिक टाइम कहा जाता है। ये प्री हिस्टोरिक टाइम उस वक्त से शुरू होता है जब इंसान ने पहली दफ़ा पत्थर से अपना शिकार करना शुरू किया। उस वक्त से लेके पाए जाने वाले इस पत्थर को, जिसमें पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस मिलता है कि इंसान ने लिखना शुरू किया, उस वक्त को प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। उस ज़माने का इंसान आपस में दूसरे इंसानों से कम्युनिकेट करने के लिए सिंबल्स और तस्वीरों का और दूसरी तस्वीरों का सहारा लेता था। आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा कि ये दो ख़वातीन डांस कर रही हैं और इनका मेंस्ट्रुअल ब्लड आपको नज़र आएगा। दोस्तों, पिछली सोसाइटीज़ को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, हम आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और हिस्टोरियंस का सहारा लेते हैं। इसी तरह ख्याल किया जाता है कि मेंस्ट्रुअल टैबू का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इंसान औरत की तख्लीकी सलाहियत को समझने से कासिर था और उसके मेंस्ट्रुअल ब्लड को मिस्टीरियस समझता था। और औरत की ये तख्लीकी सलाहियत, क्योंकि इन औरत को मर्द पर बर्तरी दिलाती थी, इसलिए उस वक्त के इंसानों ने इसके इर्द गिर्द एक टैबू क्रिएट किया। मशहूर ज़माना ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट ब्रूनो बेटलहाइम के मुताबिक औरत का मेंस्ट्रुअल ब्लड और उसकी तख्लीक करने की सलाहियत मर्दों के लिए बायसे रश्क यानी कि सोर्स ऑफ एनवी थी। इसीलिए उन्होंने दोनों जेंडर्स को इक्वेट करने के लिए इसके इर्द गिर्द मेंस्ट्रुअल टैबू क्रिएट किया। इसी तरह की बात रॉबर्ट मैकएल्विन, जो कि मशहूर हिस्टोरियन हैं, उन्होंने 2000 में इस तरह से की। उन्होंने पहली दफ़ा एक टर्म कॉइन की जिसको उन्होंने नॉन मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला। उनके मुताबिक मेंस्ट्रुएशन टैबू साइकोलॉजिकल कॉम्पेंसेशन है आदमियों की, विच दे लैक बायोलॉजिकली। दैट मीन्स द मेंस्ट्रुएशन टैबू इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉम्पेंसेशन बाय मैन विच दे लैक्ड बायोलॉजिकली। इसका मतलब है कि आदमी बायोलॉजिकली कुदरती तौर पे जिस अमल से महरूम थे, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने साइकोलॉजिकली औरत को सुप्रेस करना या उसको दबाना शुरू किया ताकि वो उसको अपने से कमतर साबित कर सकें। मशहूर ज़माना राइटर एलिज़ाबेथ गूल्ड डेवीज़ ने अपनी मशहूर ज़माना किताब द फर्स्ट सेक्स में लिखा कि दुनिया का सबसे पहला सियासी निज़ाम मेट्रियार्कल था, यानी कि ख़वातीन पर मुश्तमिल था। इसकी झलक हमें उस ज़माने में पाए जाने वाले तमाम मज़ाहिब में साफ नज़र आती है, जब फीमेल गॉडेसेस को यानी कि मादा खुदाओं को पूजा जाता था। अगर हम उस ज़माने के मज़ाहिब पे नज़र डालें तो ग्रीक गॉडेसेस
ایفروڈیٹیز، اتھینا، امرس اور سرسی، جبکہ ہندو گاڈسز لکشمی، کالی، سرسوتی سے سب واقف ہیں۔ اسی طرح افریقن کلچر میں اٹیٹ، اسارا، کینڈ اور بدھسٹ کلچر میں ایجے، بھانڈا اور کمینی۔ اسی طرح پری اسلامک عرب میں اللہ کعبہ میں پائے جانے والے بتوں میں سے ایک بت تھا اور اس کو مون گاڈ بولا جاتا تھا، اور اللہ کی بیٹیوں کی پوجا کی جاتی تھی جن کے نام تھے اللات، العزیٰ اور منات۔ اس سے ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ پچھلے زمانوں میں فیمیل گاڈسز کی بہت قدر و قیمت تھی اور سوسائٹیز میٹریارکل تھیں اور خواتین کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ دوستوں، پچھلے زمانوں کا انسان علم کی کمی کی وجہ سے سادہ تھا اور مینسٹرل بلڈ اس کے لیے ایک مسٹیریس حیثیت، ایک مسٹیریس فنومینا تھا، اور اسی لیے اس نے مینسٹرل بلڈ کو مختلف سپرسٹیشن سے جوڑ دیا۔ سگمنڈ فروڈ کے مطابق مینسٹرل بلڈ کو ٹیبو کنسیڈر کرنے کی یا مینسٹرل فوبیا کی ایک وجہ ایستھیٹک سینس یا پھر ہائیجین بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے عورت کا خون مرد کے لیے ایک اتنی خوبصورت یا اٹریکٹیو چیز نہیں ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ عورت کو ان کلین یا ان ہائیجینک تصور کیا جاتا ہو اور اس کی وجہ سے یہ متس یا سپرسٹیشنز اس کے ارد گرد قائم ہو گئیں۔ دوستوں، آج کے بھی بہت سارے ٹرائبز میں عورت کے خون کو سپر نیچرل پاورز کا حامل تصور کیا جاتا ہے۔ مشہور اینتھروپولوجسٹ ایم جی میگٹ کے مطابق نیو گنی کے ٹرائبز میاں ایگنا نے ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے کمبل پر سونے پر اس لیے طلاق دے دی کہ اس وقت وہ مینسٹریشن سائیکل سے گزر رہی تھی۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کے ماوری قبیلوں کے مطابق کہوا یعنی کہ مینسٹرل بلڈ میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسان کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ٹنے انڈین کے یوکون قبیلے کے مطابق مینسٹرل بلڈ میں ایسی نسوانی خصوصیات ہوتی ہیں کہ تمام آدمیوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح اوجیبوے قبیلے کے مطابق جب بھی خواتین مینسٹریشن سے گزر رہی ہوں تو ان کو ایک آئسولیشن ہٹ میں کنفائن کر دیا جاتا ہے، ان کو اس آئسولیشن ہٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ایسے موقع پہ خواتین پہ کھانا پکانے، مردوں سے ملنے جلنے اور روزمرہ کے کاموں پر پابندی ہوتی ہے۔ دوستوں، اسی طرح مینسٹرل ہٹس کا تصور انڈیا یعنی کہ ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے، اور کچھ سال پہلے اس پر ایک فلم بھی بنی تھی بالی ووڈ میں جس کا نام تھا پیڈ مین۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس فلم کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ مینسٹرل ہٹس کیا ہیں۔ مختلف ہسٹورینز کے مطابق مینسٹرل ٹیبو پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹیو بھی، یعنی کہ نیگیٹیو ٹیبو جس میں مینسٹرل بلڈ کو اور سوسائٹی کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہو، جبکہ پازیٹیو ٹیبو جس میں خواتین کی نسوانیت کو، ان کے تخلیقی صلاحیت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ ٹرائبز میں امبابوچی میلہ آسام میں انڈیا میں ہوتا ہے اور اس میں ان کی گاڈس کاماکھیا کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ 4 دن تک رہتا ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان 4 دنوں میں یہ گاڈس مینسٹریشن سائیکل سے گزر رہی ہے۔ ایسے میں میلے کے اٹینڈیز میں یہ جو لوگ اس میلے میں شامل ہوتے ہیں ان میں پرساد بانٹا جاتا ہے۔ اسی طرح ہوپا ٹرائب میں، جو کہ ساؤتھرن کیلیفورنیا کا ایک ٹرائب ہے، اس میں جب لڑکی کو پہلا مینسٹرل سائیکل آتا ہے تو اس کو بھی ایک میلے کے ذریعے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لڑکی کو ایک مخصوص لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کے چہرے پہ کو پروں سے ڈھانک دیا جاتا ہے، اور یہ تمام قبیلے کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ سمجھی جاتی ہے۔ دوستوں، مینسٹرل ٹیبو اتنا اسٹرانگ ٹیبو ہے کہ ارسطاٹل جیسا مشہور فلاسفر بھی اس سے نہیں بچ پایا۔ اس زمانے میں پائی جانے والی عام سوچ کے مطابق ارسطاٹل نے بھی یہ کہا کہ جب عورت پیریڈ سے گزر رہی ہوتی ہے یا مینسٹریٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اگر شیشے پر نظر ڈالے تو شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سوچ اس وقت سوسائٹی میں کس طرح سے پروان پا رہی تھی اور کس طرح ہر شخص کی نفسیات پہ اس کا گہرا اثر تھا۔
दोस्तों, पुरानी सोसाइटीज़ में मेंस्ट्रुअल ब्लड को बहुत सारी जादुई खसूसियात का हामिल तस्वर किया जाता था। ये समझा जाता था कि बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां जैसे कूड़, लेप्रेसी, वार्ड्स, गाउट, कोइटर, हेडेक्स और जॉन्डिस मेंस्ट्रुएशन ब्लड से कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकते हैं। यानी कि कूड़, मिर्गी के दौरे, सर का दर्द, बवासीर, काला यरकान, जोड़ों का दर्द और रसोली जैसी ख़तरनाक बीमारियां मेंस्ट्रुअल ब्लड से हाथ लगाने से इंसान को वकूअ पजीर हो सकती हैं। इसी तरह ये भी सोचा जाता था कि समुद्री आफतों को दूर करने और खुदाओं को खुश करने के लिए, उन पर चढ़ावे चढ़ाने के लिए अगर मेंस्ट्रुअल ब्लड को इस्तेमाल किया जाए तो ये आफतें दूर हो सकती हैं। ये भी समझा जाता था कि शराब कड़वी हो जाती है, फसलें खुश्क हो जाती हैं, फल दरख्तों से गिर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, लोहे को जंग लग जाता है और कुत्ते पागल हो जाते हैं। आज भी इससे मिलते जुलते अकायद हमें अपने आसपास नज़र आते हैं। 19वीं सदी में साइगोन में माहवारी के दौरान ख़वातीन को अफ्यून की सनत में काम करने से रोक दिया जाता था कि वो कड़वी हो जाएगी। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में औरतों को मेंस्ट्रुअल हट्स में भेजकर उन्हें रोज़मर्रा के कामों से बेदखल कर दिया जाता था और ये रस्म व रिवाज आज भी जारी हैं। दोस्तों, उस ज़माने में पाए जाने वाली इंसानों की आम सोच उस ज़माने में बनाए जाने वाले मज़ाहिब में हमें साफ नज़र आती है। सबसे पुराना मज़हब हिंदुइज़्म है जो 2300 से 1500 BCE में बना। उसके बाद जूडिज़्म 600 से 500 BCE के दरमियान बना। बुद्धिज़्म 600 से 400 BC के दरमियान। क्रिश्चियनिटी 1st सेंचुरी में वजूद में आई। इस्लाम 7th सेंचुरी में और इसी तरह सिखिज़्म 16th सेंचुरी में। हमें हिंदुइज़्म में मेंस्ट्रुअल ब्लड के मुतालिक सुपरस्टिशन साफ नज़र आती हैं। आज भी हिंदू मज़हब में ख़वातीन को मेंस्ट्रुअल हट्स में महदूद कर दिया जाता है। इसी तरह जोडिज़्म में ख़वातीन को मेंस्ट्रुएशन के दौरान नापाक तस्वर किया जाता है और इन्हें निदा बोला जाता है और औरतों को पाक होने के लिए एक रस्म से गुजरना पड़ता है जिसको मिकवाह बोलते हैं। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी ख़वातीन को इम्प्योर या अनक्लीन तस्वर किया जाता है और उनको मर्दों से दूर रहने की ताकीद की जाती है। यही झलक हमें इस्लाम में नज़र आती है जिसमें औरतों को नापाक तस्वर किया जाता है और मर्दों को औरतों से दूर रहने की तलकीन की जाती है। हमें बुद्धिज़्म और सिखिज़्म में मेंस्ट्रुएशन से मुतालिक कोई टैबू नज़र नहीं आता। हम जानते हैं कि उस ज़माने में पाए जाने वाले तमाम मज़ाहिब में औरतों को मर्दों से इन्फीरियर समझा जाता था, इसीलिए हमें इन टैबूज़ की झलक इन मज़ाहिब में साफ नज़र आती है। दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स के इर्द गिर्द भी कई मिथ्स क्रिएट की गई हैं। यह तस्वर किया जाता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स मर्द और औरत के लिए नुकसानदेह है। अगर साइंसी तौर पर देखा जाए तो इससे उल्टा औरत के क्रैम्प्स कम होते हैं अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए और पीरियड्स की ड्यूरेशन और ब्लीडिंग कम हो जाती है। लेकिन क्योंकि हाइजीन और एस्थेटिकली ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए आज भी ये मिथ्स अपनी जगह कायम व दायम हैं। दोस्तों, हमने देखा होगा कि आज के दौर में भी ख़वातीन मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज करती हैं और इसकी वजह वही शर्म और शर्मिंदगी है जो इसके इर्द गिर्द है। हो सकता है कि आप एक ऐसी खातून हो जो बचपन में को एजुकेशन में पढ़ी हों। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान या इसी तरह की किसी ईस्टर्न सोसाइटी से आई हैं तो अगर आपके कपड़ों पर कभी पीरियड्स का स्टेन या ब्लड का दाग लगा हो तो आपको यकीनन बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई होगी और आपको शदीद एम्बैरेसमेंट हुई होगी। हो सकता है कि आपको इसकी वजह से कोई PTSD भी हो, लेकिन उसकी यही वजह है कि आज भी औरत को मेंस्ट्रुएशन को लेके उसको शर्मिंदा किया जाता है। औरतें मेंस्ट्रुअल साइकिल का लफ्ज़ या पीरियड्स का लफ्ज़ बोलने से गुरेज करती हैं और इसके लिए दूसरे कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि छुट्टी, वेकेशन या मेहमान। मुझे ये देख के बहुत हैरानी हुई कि वेस्ट में भी ख़वातीन इसके लिए वेकेशन या गेस्ट जैसे कोड वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये टैबूज़ वेस्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं।
دوستوں menstruation stigma is a form of misogyny. Negative taboos condition us to understand menstrual function as something to be hidden, something shameful, and by not naming a thing, we reinforce the idea that that thing should not be named. ہمیں ذہنی طور پہ اس بات پہ تیار کیا جاتا ہے کہ یہ ایک شرمناک چیز ہے اور ہمیں اس کا نام لینے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور یہ مسوجنی یا پدر شاہی نظام کا ایک تحفہ ہے جو آج بھی رائج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ جس طرح سونا، کھانا پینا قدرتی عمل ہے، اسی طرح پیریڈز بھی ایک قدرتی جسمانی عمل ہے، اور یہ عورت کے ریپروڈکشن کے لیے اور نوع انسانی کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ارد گرد جو اسٹگما یا جو ٹیبوز پائے جاتے ہیں ان کو ختم کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرا چینل مدیحہ ٹاکس، اور اگر آپ پرسنلی مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو madihatalks@gmail پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔